हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक सीरीज एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं क्योंकि अब रैंडम एमसीक्यू कर रही हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, प्रीलिम्स है आपकी यूपीएससी के, एसएससी एग्जामिनेशन है जिसमें आपको थोड़ा सा जर्नल क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर डब्ल्यूपीसी एग्जामिनेशन है जिसमें हिस्ट्री आपका पार्ट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें हिस्ट्री तो होता ही होता है, तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जून में नेट आपका आ रहा है, फिर अगस्त में सितंबर में सेट एग्जामिनेशन है। तो सारी चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं सौरभ सर क्लासेस में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल एक और चैनल का कंटिन्यूशन चैनल है। जस्ट न्यू स्टार्ट किया गया है, इसी वजह से इसमें अभी धीरे धीरे वीडियोस चल रही है, क्योंकि एक सेपरेशन पूरा चल रहा है कि इस चैनल पे मोस्टली हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को टारगेट किया गया है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप करेंगे कि आसानी से, मतलब जो स्टूडेंट हैं अगर वो किसी चैनल पे, मतलब हम लोग का अगर दूसरे चैनल पे होते हैं तो वो फिर सारी वीडियोस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी वीडियोस हैं। तो स्पेसिफिक जो हिस्ट्री को लेकर वीडियोस बनेंगी, साइकोलॉजी को लेकर बनेंगी, वो सारी इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके सब्जेक्ट ये सब रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स अगर आप जानना चाह रहे हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये चैनल पर वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन सारा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था इससे पहले, जो एमसीक्यू 1 चल रहा था, ये है एमसीक्यू 2। ठीक है, 2 पार्ट है। तो एमसीक्यू 1 जो पार्ट था उसका मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन अगर आपको दिया था, मैंने, अगर आपने किया हो तो, नहीं किया है तो चलो फटाफट से उसका आंसर भी देख लेते हैं। ओके, यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। हम 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? द काउंसिल एक्ट 1861, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जितने ये चारों ऑप्शन हैं, चारों में से दो तो ऐसे ऑप्शन हैं, द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स और द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं और रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगी, बट पहले मुझे इसका आंसर बताइए। अगर आपने आंसर टिक किया हो तो क्या होगा राइट आंसर? यस, तो राइट आंसर आपका होगा बिल्कुल, आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेशन किया कीजिए, क्योंकि आप लोग की ही प्रैक्टिस होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको याद रखने के लिए इतना समझ लो, इस एक कड़ी से कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, देखो समझो। हम लोग का ये जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का वॉर लड़ा था। ठीक है, प्लासी वॉर हुई थी। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 1764 में बक्सर वॉर हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी आपके साथ। तो 1765 में एक ट्रिटी साइन हो जाती है, इलाहाबाद ट्रिटी। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट जो होती हैं इसके दीवानी राइट्स चले जाते हैं अंग्रेजों के पास। ठीक है, लेकिन अभी तक भारत पे राज किसका चल रहा है? अभी तक भारत में राज चल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी तक रूल चल रहा है, और ये रूल कब तक चलने वाला है? जब तक 1857 का रिवॉल्ट नहीं हो जाएगा। जैसे ही रिवॉल्ट होता है, ठीक है, जैसे ही रिवॉल्ट होता है, बहुत बड़े, मतलब तादाद में लोग मारे जाते हैं, ब्रिटिशर्स के भी मारे जाते हैं, इंडियंस भी मारे जाते हैं। तब ब्रिटिशर्स जो क्राउन होती हैं, जो क्वीन होती हैं, वो कहती हैं कि भाई अब ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब नहीं चलेगा। ठीक है, अब कौन डायरेक्ट रूल करेगा? अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, यानी कि अब क्वीन डायरेक्ट रूल करेंगी। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हुई ये सारी चीजें? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है रिफॉर्म ये सारे कर दिए गए हैं, और अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन रूल कर रही हैं। तो फिर ये, अब क्वीन तो डायरेक्ट आएंगी नहीं, तो वो किसको भेजेंगी? अपने सेक्रेटरी को भेजेंगी। एक पोस्ट बनाई जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ये रूल स्टार्ट कर देंगे 1858 से। पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब एक एक करके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को समझिए।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक एक्ट यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, हमने अच्छे से डिटेल में इसको समझा है। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो एक बार वो क्लास ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में हम लोगों ने समझा है भाई। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो 1919 की है। अगला जो है 1909 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं इन दोनों में ही आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो लेजिस्लेशन है, ये समझाया गया ठीक है हम आपके नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, मेंबर जो होते हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन्होंने कर दिया सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो लागू कर दिया। जिससे क्या हो गया, और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सबसे बड़ी बात यही थी। ठीक है, रिलीजन के बल पर इन लोगों ने सभी जो लोग थे, सिख थे, यूरोपियन थे, एंग्लो इंडियन थे, मुस्लिम्स थे, सबको डिवाइड कर दिया सेपरेट इलेक्ट्रोड देके। इससे क्या होगा, आगे चलकर जितने भी दंगे फसाद होंगे कारण यही होगा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो जो है, मिंटो जो उस समय के वाइसराय थे, उनको फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसको समझना है क्योंकि इसमें भी एक कंफ्यूजन है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, या द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, मुझे मालूम है मोस्टली स्टूडेंट इन दोनों ऑप्शंस में ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, मोनोपोली की बात करते हैं, तो ये दोनों ही एक्ट में एक एक क्लॉज ऐड हो रहा है। जब मैं 1813 की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली यहाँ तो खत्म हो जाता है, बट चाइना में फिर भी चाय यानी कि टी को लेकर इनका व्यापार चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 विच रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज पास्ड बाय। कलकत्ता का एक कॉर्पोरेशन एक्ट पास होता है। ठीक है, ये पूरा वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली एक्ट पर ही है। एक एक्ट पास होता है 1899 में, तो जो क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है, पहले मतलब जो स्ट्रेंथ थी और रिड्यूस कर देता है। तो इसमें से कौन है जिसके वजह से ये कम ऐसा हो जाता है? लिटन, रिपेन, कर्जन, या नन ऑफ दीज। अच्छा, लिटन और रिपेन इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। आपने बीच में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सुना था। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। यानी कि एक ऐसा कानून कि आप अगर किसी भी अलग भाषा में न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं तो उसमें आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते। तो इस बात को चेक कौन करेगा? इस बात को जो वायसराय है वो खुद चेक करेगा, लिटन। उसी ने ये कानून जो है एक्ट पास किया था। बट रिपेन ने इस एक्ट को रिवील मतलब रिपील कर दिया था, कैंसिल कर दिया था कि चलो अब ये नहीं माना जाएगा। रिपेन जो है वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड थे इंडियंस के लिए। ठीक है, ये दोनों नाम आप इस तरह से याद रखेंगे। कर्जन कौन है? कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी है। तो जब बंगाल को उसने विभाजित कर दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। कर्जन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब हमें आंसर देना है कि इनमें से कौन है जिसने कलकत्ता का कॉरपोरेशन एक्ट पास किया है, जिससे इलेक्टेड मेंबर की स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो उसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्जन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। अब देखो यहाँ पे फिर से डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज मिंटो एंड मार्ले। ये सही लग रहा है गलत लग रहा है? बताइएगा, ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अगला है दे प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या they contain provision that ensure that British officials retain their majority in the Imperial Legislative Council। अब आप बताइए इसमें से आपको क्या लग रहा है, राइट आंसर क्या होगा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं वो
क्या इस वजह से रखा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री थे मिंटो और मार्ले? बताइए जल्दी से। ऐसा नहीं होता था, एक होता था वाइसराय और एक होता था उसका सेक्रेटरी या वो ऑफिशियल जो उसको एक्ट को लागू करता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों की बात करी जा रही है, तो ये तो नहीं है, तो वन तो हट ही गया। जैसे ये आंसर आ गया आपके सामने 2 और 3, जैसे ही 1 हटेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 और 3, 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो थोड़ा सा दिमाग से अगर खेलेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। अब सेकंड की बात है, तो जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो नंबर्स था इंडियंस का इलेक्टेड का, वो लिमिटेड कर दिया गया था, बिल्कुल। और दे कंटेन प्रोविजन दैट इंश्योर द ब्रिटिश ऑफिसर रिटेन देयर मेजोरिटी, बिल्कुल। मेजोरिटी तो मतलब वो हर तरीके से कोशिश ये कर रहे थे, जैसे काउंसिल जो काउंसिल थी उसमें मेंबर्स को इंक्रीज किया गया। कितना इंक्रीज किया गया? अगर 20 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स इंडियन और बाकी के जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो ऑटोमेटिकली जो प्रोविजन इस तरह से लाया गया कि मेजोरिटी किसके पास रहने वाली थी? ब्रिटिशर्स के पास रहने वाली थी। और हमसे करेक्ट ही पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, हाँ, which one of the following act for the first time allowed Indian at least theoretically entry to higher post in British Indian administration? वो एक्ट कौन सा था जिसके अंतर्गत पहली बार ही सही लेकिन भारतीयों को जो हायर पोस्ट पे जाने का एक मौका मिल गया था? तो क्या वो चार्टर एक्ट 1813 था? क्या वो चार्टर एक्ट 1833 था? क्या वो चार्ल्स वुड का एजुकेशन डिस्पैच एक्ट 1854 था? या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल 1833 होगा। अच्छा, एक्ट 1833 इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसमें क्या क्या क्लॉजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1833 को अगर आप इजीली समझना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसे हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हेलेना नामक एक टापू पे मतलब ये फाइनलाइज किया गया था एक आइलैंड पे, इसी वजह से इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर जो है हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे कहीं ज़्यादा मतलब उनका दिमाग चलता है, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सेंट हेलेना एक्ट याद रखिएगा 1833 के एक्ट को कहा गया है। अब इसकी खासियत समझिए, सबसे पहले फोर्ट विलियम का किला बनाया गया और आगरा में प्रेसिडेंसीज बनाई गई, याद रखिएगा वो 1833 में ही था। एक लॉ कमीशन पास किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है और गवर्नमेंट गवर्नर जनरल जो होता है बंगाल का, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट कैसे बदलती रहती है जो हायर अथॉरिटी होती है उनकी, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनी को लीगलाइज कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टर्म होता है उसे और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। जो पहले 1813 में एक एक्ट आया था, अब 1833 में नेक्स्ट एक्ट आया है और फिर से इसे 20 ईयर्स की एक्सटेंशन मिल जाती है क्योंकि ये कंपनी होती है ना लीज पर। रिप्लेस हो जाते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। और कमर्शियल प्रिविलेजेस जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी अबॉलिश कर दिए जाते हैं। ये सारी चीजें जो खास खास बातें हैं वो इस एक्ट से जुड़ी हुई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। हु वॉज लॉर्ड मॉर्ले? लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, या नन ऑफ द अबव? ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो लॉर्ड मॉर्ले जो है, मॉर्ले मिंटो जो हमने बात किया था ना, मिंटो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो मिंटो गवर्नर जनरल थे और मॉर्ले कौन थे? वो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप था। ये 9th नंबर है, ये लास्ट नहीं, अब जो 10th नंबर है वो लास्ट होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड एज, 1919 के एक्ट ने एकदम क्लियरली क्या डिफाइन किया? द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। क्या लेजिस्लेचर और जुडिशरी की पावर को अ, दोनों में बराबर बराबर सेपरेट करके बांट दिया गया था? ऐसा हुआ था? चलिए देख लेते हैं। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। क्या जो जुरिस्डिक्शन थी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उनको सेपरेट कर दिया गया था? द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वॉइसराय, नन ऑफ द अबव। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिफाइन क्या डिफाइन करते हैं? सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया एंड द वॉइसराय की पावर्स को डिफाइन करते हैं, या सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करते हैं, या सेपरेशन को डिफाइन करते हैं? ठीक है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं 1919 के एक्ट में, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है।
अच्छे से डिटेल में कर लिया है। तो आज की क्लास बस इतने ही। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे हम और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक होमवर्क क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी अभी हमने पढ़ा है, अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब से एग्जिस्टेंस में आया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, चार्टर एक्ट 1813 या पिट्स इंडिया एक्ट। ये चारों एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में ये चारों एक्ट को पढ़ाने वाली हूँ। फिलहाल आपको अपना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले बार नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर।